नमस्ते दोस्तों, चैनल अभिव्यक्ति में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा एक उपन्यास पढ़ेंगे, गोरा। बहुत ही मशहूर उपन्यास है और इसको हम 19 भागों में सुनेंगे। तो आज आपके लिए पेश है भाग 1। वर्षा राज श्रावण मास की सुबह है। बादल बरस कर छट चुके थे। निखरी चटक धूप से कलकत्ता का आकाश चमक उठा है। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। फेरी वाले रुक रुक कर पुकार रहे हैं। जिन्हें दफ्तर, कॉलेज और अदालत जाना है, उनके लिए घर घर मछली, भात और रोटी तैयार की जा रही है। रसोई घरों से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है। किंतु तब भी इस इतने बड़े पाषाण हृदय कामकाजी शहर कलकत्ता की सैकड़ों सड़कों, गलियों के भीतर स्वर्ण रश्मियाँ आज मानो एक अपूर्व यौवन का प्रवाह लिए मचल रही हैं। विनय भूषण ऐसे दिन फुर्सत के समय अपने मकान की दूसरी मंजिल के बरामदे में अकेला खड़ा नीचे राह चलने वालों को देख रहा था। उसकी कॉलेज की पढ़ाई बहुत दिन हुई पूरी हो चुकी थी, पर संसारी जीवन से अभी उसका परिचय नहीं हुआ था। सभा समितियों के संचालन और समाचार पत्रों में लिखने की ओर उसने मन लगाया था, किंतु उसमें उसका पूरा रम नहीं पाया था। ऐसा नहीं था, इसी कारण आज सवेरे क्या किया जाए यह सोच न पाने से उसका मन बेचैन हो उठा था। पड़ोस के घर की छत पर न जाने क्या लिए 3-4 कौवे काँव काँव कर रहे थे और उसके बरामदे के एक कोने में घोंसला बनाने में व्यस्त चिड़ियों का जोड़ा चहचहा कर एक दूसरे को उत्साह दे रहा था। ऐसे ही अनेक अस्फुट स्वर विनय के मन में मिश्रित भावावेग जगा रहे थे। पास की एक दुकान के सामने गुदड़ी लपेटे हुए एक फकीर खड़ा होकर गाना गा रहा था। विनय का मन हुआ फकीर को बुलाकर अनपहचाने पाखी का यह गान लिख ले, किंतु बड़े तड़के जैसा जाड़ा लगते रहने पर भी चादर खींचकर ओढ़ लेने का होश नहीं रहता। वैसे ही एक अलस भाव के कारण ना तो फकीर को बुलाया गया, ना ही गाना लिखा गया। केवल अनपहचाने पाखी का वह स्वर मन में गूंजता रहा। उसके घर के ठीक सामने अचानक ही एक बघी एक घोड़ा गाड़ी से टकराकर उसका एक पहिया तोड़ती हुई बिना रुककर तेजी से आगे निकल गई। घोड़ा गाड़ी पलटी तो नहीं, पर एक ओर को लुढ़क गई। तेजी से सड़क पर आकर विनय ने देखा, गाड़ी से 17-18 वर्ष की एक लड़की उतर पड़ी है और भीतर से एक अधेड़ वय के भद्र पुरुष को उतारने का प्रयत्न कर रही है। सहारा देकर विनय ने भद्र पुरुष को उतारा तथा उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर पूछा, चोट तो नहीं आई आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कहते हुए उन्होंने हंसने का प्रयत्न किया, पर वह हंसी तुरंत विलीन हो गई और वह मूर्छित होते हुए जान पड़े। विनय ने उन्हें पकड़ लिया और घबराई हुई लड़की से कहा, ये सामने मेरा ही घर है, भीतर चलिए। वृद्ध को बिछौने पर लिटा दिया। एक बार लड़की ने चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में सुराही रखी थी। जल्दी से उसने सुराही के गिलास में पानी उड़ेल कर वृद्ध के मुंह पर छींटे दिए और आंचल से पंखा झलती हुई विनय से बोली, क्यों न किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। डॉक्टर पास ही रहते थे। उन्हें बुलाने के लिए विनय ने बैरे को भेज दिया। कमरे में एक और मेज पर आईना, तेल की शीशी और बाल संवारने का सामान रखा था। लड़की के पीछे खड़ा विनय स्तब्ध भाव से आईने की ओर देखता रहा। बचपन से ही विनय कलकत्ता में के घर में ही पढ़ा लिखा। संसार से उसका जो कुछ परिचय है वह सब पुस्तकों के द्वारा की गई है। पराई भद्र स्त्रियों से उसका कोई परिचय नहीं हुआ। आईने की ओर टकटकी लगाए उसने ही सोचा, जिस चेहरे का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है, क्या वाकई वह इतना सुंदर है? चेहरे की प्रत्येक रेखा को अलग करके पहचानने इतना अनुभव उसकी आंखों को नहीं था। केवल उद्गिन स्नेह से झुके हुए तरुण चेहरे की कोमलता, मंडित स्निग्ध कांति सृष्टि के एक सद्य प्रकाशित विस्मय से विनय की आंखों में बस गई। थोड़ी देर बाद ही धीरे धीरे वृद्ध ने आंखें खोलते हुए माँ कहकर लंबी सांस ली। लड़की की आंखें डबडबा आईं। वृद्ध के चेहरे के पास मुंह लाकर झुकते हुए उसने द्रवित स्वर में पूछा, बाबा कहाँ चोट लगी है? अरे ये मैं कहाँ आ गया? कहते हुए उठ बैठने का प्रयत्न करते वृद्ध के सामने आकर विनय ने कहा, उठिए नहीं, आप आराम से लेटे रहिए, डॉक्टर आ रहा है। तब सारी घटना उन्हें याद आ गई और उन्होंने कहा, सिर में यहाँ थोड़ा दर्द है, ज़्यादा कुछ नहीं। इतने में जूते चरमराते हुए डॉक्टर भी आ पहुँचे।
उन्होंने भी कहा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। गर्म दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर देने का आदेश देकर डॉक्टर चलने लगे तो वृद्ध बड़े परेशान से होकर उठने लगे। लड़की ने उनके मन की बात समझकर कहा, बाबा आप क्यों परेशान होते हैं? डॉक्टर की फीस और दवा के दाम घर से भेज दिए जाएंगे। कहकर उसने विनय की ओर देखा। कैसी आश्चर्यमयी आंखें! वे आंखें बड़ी हैं कि छोटी, काली कि भूरी, मानो यह ख्याल ही नहीं मन में उठा। पहली ही नज़र में जान पड़ता है इन आंखों में एक अनिंदित प्रभाव है। उनमें संकोच नहीं है, दुविधा नहीं है, एक स्थिर शक्ति से वे भरी है। विनय ने कहना चाहा, फीस बहुत ही मामूली है, उसके लिए उसकी आप वो। लड़की की आंखें उसी पर टिकी थी, इसलिए अपनी बात वो ठीक से पूरी नहीं कर पाया। किंतु फीस के पैसे उसे लेने ही होंगे, इस बारे में कोई संदेह उसे नहीं रहा। वृद्ध ने कहा, देखिए मेरे लिए ब्रांडी की ज़रूरत नहीं है। कन्या ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्यों बाबा, डॉक्टर साहब जो बोल के गए हैं? वृद्ध बोले, डॉक्टर लोग तो ऐसा ही कहते रहते हैं, वे उनकी केवल एक बुरी आदत है। जो थोड़ी सी कमज़ोरी मुझे जान पड़ती है वो गर्म दूध से ही ठीक हो जाएगी। दूध पीकर कुछ संभल कर वृद्ध ने विनय से कहा, अब हम लोग चलें, आपको बड़ा कष्ट दिया। विनय की ओर देखकर कन्या ने कहा, ज़रा एक गाड़ी। सकुचाते हुए वृद्ध ने कहा, फिर क्यों उन्हें कहती हो? हमारा घर तो पास ही है, इतना तो पैदल चले जाएंगे। लड़की ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। वृद्ध ने उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया और विनय स्वयं जाकर घोड़ा गाड़ी बुला लाया। गाड़ी पर सवार होने से पहले वृद्ध ने उससे उसका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? जी मुझे विनय भूषण चट्टोपाध्याय कहते हैं। वृद्ध बोला, मेरा नाम परेश बाबू चंद्र भट्टाचार्य है, पास ही 78 नंबर के मकान में रहता हूँ। फुर्सत होने पर कभी हम लोगों के यहाँ आए तो हमें बड़ी खुशी होगी। विनय के चेहरे की ओर आंखें उठाकर कन्या इस अनुरोध का मौन समर्थन किया। विनय तभी उसी गाड़ी में उनके घर जाने को आतुर था, किंतु वह शिष्टाचार के अनुकूल होगा या नहीं सोच न पाकर खड़ा रह गया। गाड़ी चलने पर लड़की ने विनय को एक छोटा सा नमस्कार किया। इस अभिवादन के लिए विनय बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए हतबुद्धि सा होकर वह प्रति नमस्कार भी नहीं कर सका। घर के भीतर आकर वो बार बार अपनी इस चूक के लिए स्वयं को धिक्कारने लगा। विनय इन लोगों के मिलने से लेकर विदा होने तक के अपने आचरण की आलोचना करके देखने लगा। उसे लगा शुरू से अंत तक उसके सारे व्यवहार में असभ्यता झलकती रही। कौन कौन से समय क्या क्या करना उचित था, क्या कहना उचित था, वो मन ही मन इसी को लेकर व्यर्थ उधेड़ बुन करने लगा। कमरे में लौटकर उसने देखा जिस रुमाल से लड़की ने अपने पिता का मुंह पोंछा था वह रुमाल बिस्तर पर पड़ा रह गया है। उसने लपक कर उसे उठा लिया। फकीर के गाने के स्वर उसके मन में गूंज उठे। दिन कुछ और चढ़ आया। बरसात बाद की धूप तेज हो उठी थी। गाड़ियों की कतार दफ्तरों की ओर तेजी से दौड़ने लगी। विनय का मन उस दिन किसी काम में नहीं लगा। ऐसे अपूर्व आनंद के साथ ऐसी सघन वेदना का बोध उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया। उसका क्षुद्र घर और उसके आसपास का कुत्सित कलकत्ता मायापुरी सा हो उठा था। जिस राज्य में असंभव संभव हो जाता है, असाध्य सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें रूपातीत रूप लेकर सामने दिखाई देता है, मानो किसी ने किसी ऐसे ही नियम विहीन राज्य में विनय घूम रहा था। बरसात बाद की सुबह की धूप की दीप्त आभा उसके मन में बरस आई थी, उसके रक्त में दौड़ रही थी। उसके अंतःकरण के सम्मुख एक ज्योतिर्मय चादर सी छाकर दैनिक जीवन की सारी तुच्छता को बिल्कुल ओझल कर गई थी। विनय का मन चाह रहा था कि अपनी परिपूर्णता को किसी अचरज भरे रूप में प्रकट कर दे, किंतु उसके लिए कोई उपाय ना पाकर उसका चित्त पीड़ित हो उठा। अपना परिचय उसने बहुत ही सामान्य लोगों जैसा ही दिया था। अत्यंत क्षुद्र घर, इधर उधर बिखरा हुआ सामान, बिछौना भी साफ नहीं। किसी किसी दिन अपने कमरे में वह गुलदस्ते के फूल सजाकर रखता था, किंतु उस दिन दुर्भाग्य से कमरे में फूल की एक पंखुड़ी भी नहीं थी। सभी कहते हैं कि सभाओं में विनय जैसी सुंदर विकृतता जुबानी ही दे सकती है, उसे एक दिन बहुत बड़ा वक्ता हो जाएगा, किंतु उस दिन ऐसी एक भी बात उसके मुंह से नहीं निकली। उसकी बुद्धि का कुछ भी परिणाम मिलता,
बार बार उसे केवल यही सूझता कि यदि कहीं ऐसा हो सकता कि जब वह बग्घी गाड़ी से टकराने जा रही थी, उस समय बिजली की तेजी से सड़क के बीच पहुंचकर मैं अनायास उन मुंह जोर घोड़ों की जोड़ी की लगाम पकड़कर उन्हें रोक देता। अपने आप उस काल्पनिक पौरुष की छवि जब उसके मन में मूर्त हो उठती, तब आईने के सामने जाकर एक बार वह अपना चेहरा देखे बिना उसे रहा नहीं जाता। तभी उसने देखा, सड़क पर खड़ा 7-8 बरस का एक लड़का उसके घर का नंबर देख रहा है। विनय ने ऊपर से ही पुकारा, यही है, ठीक यही घर है। लड़का उसी के घर का नंबर ढूंढ रहा है। इस बारे में उसे थोड़ा ही संदेह नहीं था। सीढ़ियों पर चट्टियां चटकाता हुआ विनय तेजी से नीचे उतर आया। बड़े प्यार से लड़के को कमरे में लाकर उसके चेहरे की ओर ताकने लगा। वो बोला, दीदी ने मुझे भेजा है। कहते हुए उसने विनय भूषण के हाथ में एक पत्र दे दिया। चिट्ठी लेकर पहले विनय ने लिफाफा बाहर से देखा। लड़कियों के हाथ की लिखावट में उसका नाम लिखा हुआ था। भीतर चिट्ठी पत्री कुछ नहीं थी, केवल कुछ रुपए थे। लड़का जाने को हुआ तो विनय ने उसे किसी तरह छोड़ा ही नहीं। उसका कंधा पकड़कर उसे दूसरी मंजिल पर ले गया। लड़के का रंग उसकी बहन से अधिक सांवला था, किंतु चेहरे की बनावट कुछ मिलती थी। उसे देखकर विनय के मन में गहरे स्नेह और आनंद का संचार हुआ। लड़का काफ़ी तेज था। कमरे में घुसते ही दीवार पर लगा हुआ चित्र देखकर बोला, ये किसकी तस्वीर है? विनय ने कहा, मेरे एक मित्र की। लड़के ने फिर पूछा, मित्र की तस्वीर? कौन है आपके मित्र? हंसकर विनय ने उत्तर दिया, तुम उन्हें नहीं जानते। मेरे मित्र गौर मोहन, उन्हें गोरा कहकर पुकारता हूँ। हम लोग बचपन से साथ पढ़े हैं। अब भी पढ़ते हैं? अरे नहीं, अब और नहीं पढ़ते। आपकी सब पढ़ाई हो गई? इस छोटे लड़के के सामने भी विनय गर्व करने का लोभ संवरण ना कर सका। बोला, हाँ, सब पढ़ाई हो चुकी है। विस्मित होकर लड़के ने एक लंबी सी आह भरी, मानो वो सोच रहा था वह इतनी विद्या कितने दिन में पूरी कर पाएगा। अरे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय है। विनय ने अचंभे से पूछा, मुखोपाध्याय? फिर थोड़ा थोड़ा करके परिचय पूर्ण हुआ। परेश बाबू इनके पिता नहीं हैं। उन्होंने इन दोनों भाई बहन को बचपन से पाला पोसा है। दीदी का नाम पहले राधा रानी था। परेश बाबू की स्त्री ने बदलकर सुचित्रा नाम रख दिया। देखते देखते सतीश विनय के साथ खूब घुल मिल गया। जब वो घर जाने के लिए उठा तब विनय ने पूछा, अकेले चले जाओगे? गर्व से उसने कहा, मैं तो अकेला ही जाता हूँ। विनय ने कहा, चलो मैं तुम्हें पहुँचा के आता हूँ। अपनी शक्ति पर विनय को अविश्वास करते देखकर सतीश ने खिन्न होकर कहा, क्यों? मैं क्या अकेले जा नहीं सकता? अपने अकेले आने जाने के अनेक विस्मयकारी उदाहरण उसने दे डाले। फिर भी उसके घर के द्वार तक विनय उसके साथ क्यों गया, उसका ठीक कारण वह बालक किसी तरह नहीं समझ सका। घर पहुंचकर सतीश ने पूछा, अब आप भीतर नहीं आएंगे? विनय ने अपनी इच्छा का दमन करते हुए कहा, फिर किसी दिन। घर लौटकर विनय वही पता लिखा हुआ लिफाफा जेब से निकालकर बड़ी देर तक देखता रहा। प्रत्येक अक्षर की रेखाएं और बनावट उसे याद हो गईं। फिर रुपयों समेत वह लिफाफा उसने जतन से बक्से में रख दिया। ये कुछ रुपए कभी हाथ तंग होने पर भी खर्च किए जाएंगे, इसकी जैसे कोई संभावना नहीं रही। वर्षा की सांझ में आकाश का अंधकार भी गर्मानो और घना हो गया। रंगहीन व चित्र विहीन बादलों के निशब्द दबाव के नीचे कलकत्ता शहर जैसे एक बहुत बड़े उदास कुत्ते की तरह पूंछ के नीचे मुंह छुपा के कुंडली बांधकर चुपचाप पड़ा हुआ है। पिछली सांझ से ही बूंदाबांदी होती रही। इस वर्षा से खिड़की की धूल कीचड़ बन गई है, किंतु कीचड़ को धो डालने या बाहर ले जाने लायक वर्षा नहीं हुई। आज तीसरे पहर 4 बजे से बारिश बंद है, लेकिन घटा के आसार अच्छे नहीं हैं। वर्षा आने की आशंका से भरी हुई सांझ की उस बेला में जब मन से सूने कमरे में टिकता है, न बाहर राहत पाता है। एक तिमंजिले मकान की सीली हुई छत पर 2 जने बेंत के मूढ़ों पर बैठे हैं। बचपन से ये दोनों बंधु इसी छत पर स्कूल से लौटकर दौड़ दौड़ कर खेले हैं। परीक्षा से पहले दोनों चिल्ला चिल्ला कर पाठ रटते हुए पागलों की तरह तेजी से चक्कर काटते। गर्मियों में कॉलेज से लौटकर शाम को इसी छत पर भोजन करके तर्क वितर्क करने में दोनों ऐसा खो जाते कि रात के 2 बज गए हैं और सवेरे की धूप ने
जब उनके चेहरे पर बरस कर उन्हें जगाया, तब चौंक कर उन्होंने जाना कि दोनों वहीं चटाई पर पड़े पड़े ही सो गए। कॉलेज की परीक्षाएं जब और बाकी ना रहीं, तब इसी छत पर हर महीने एक बार हिंदू हितैषी सभा का अधिवेशन होता रहा। इन दोनों बंधुओं में एक उसका सभापति है और दूसरा उसका सेक्रेटरी। सभापति का नाम गौर मोहन है। जान पहचान के लोग उसे गोरा कहकर बुलाते हैं। वह मानो बेतहाशा बढ़ता हुआ आसपास के लोगों से ऊपर उठ गया है। उसके कॉलेज के पंडित जी उसे रजत गिरी कहकर पुकारते थे। उसकी देह का रंग बहुत ही उग्र रूप से चिट्टा था। उसे स्निग्ध करने वाली तनिक सी मात्र भी उसमें नहीं थी। करीब 6 फुट लंबा, डील, चौड़ी काठी, मानो बाघ के पंजे की तरह। गले का स्वर ऐसा भारी और गंभीर कि एकाएक सुनने वाले लोग चौंक कर पूछ बैठते हैं, ये क्या है? उसके चेहरे की गठन भी अनावश्यक रूप से बड़ी और अतिरिक्त कठोर है। गाल और ठोड़ी का उभार मानो दुर्ग द्वार की दृढ़ अगरला की भांति है। आँखों के ऊपर भौहें जैसे हैं ही नहीं और वहाँ से माथा कानों की ओर फैलता चला गया है। होंठ पतले और दबे हुए, उनके ऊपर नाक मानो खांडे की तरह उठी हुई है। आंखें छोटी किंतु तीक्ष्ण, उनकी दृष्टि मानो तीर की धार की तरह दूर अदृश्य में अपना लक्ष्य ताक रही हो, किंतु क्षण भर में ही लौटकर पास की चीज पर भी बिजली की तेजी से चोट कर सकती हो। देखने पर गौर मोहन को सुंदर नहीं कहा जा सकता, किंतु उसे देखे बिना रहा भी नहीं जा सकता। लोगों के बीच होने पर दृष्टि बरबस उसकी ओर खींच जाती है और उसका मित्र विनय साधारण बंगाली, पढ़े लिखे भद्र जन की तरह नम्र किंतु तेजस, स्वभाव की सुकुमारता और बुद्धि की प्रखरता के मेल ने उसके चेहरे को एक विशेष कांति दे दी है। कॉलेज में वह बराबर अच्छे नंबर और वृत्ति पाता रहा। किसी भी तरह गोरा उसके साथ नहीं चल सका। पाठ्य विषयों की ओर गोरा की जैसे रुचि ही नहीं रही। वह विनय की भांति बात को न जल्दी समझ सकता था, न याद रख पाता। विनय मानो उसका वाहन बनकर उसे अपने पीछे पीछे कॉलेज की कई परीक्षाओं से पार खींचता लाया। गोरा कह रहा था, जो कहता हूँ सुनो। अविनाश जो ब्राह्मण लोगों की बुराई कर रहा था, उसे यही जान पड़ता है कि वह ठीक, स्वस्थ और स्वाभाविक अवस्था में है। इस पर अचानक तुम ऐसे क्यों बिगड़ गए? क्या अजीब बात है। उस बारे में कोई सवाल भी हो सकता है? मैं तो सोच ही नहीं सकता। ऐसा है तो खोट कहीं तुम्हारे ही मन में तो नहीं? लोगों का एक गुट समाज के बंधन तोड़कर हर बात में उल्टा चलने लगा और समाज के लोग अविचलित भाव से उनकी बातों पर विचार करते रहे। यह स्वाभाविक नियम है। समाज के लोग उनको गलत समझेंगे ही। वो जो सीधा करेंगे, इनकी नज़रों में वह टेढ़ा दिखेगा। उनका अच्छा इनके निकट बुरा ही है और ऐसा होना उचित भी है। समाज तोड़कर मनमाने ढंग से निकल जाने की जो जो सजाएं हैं, यह भी उनमें से एक है। विनय जो एक स्वाभाविक है, वह अच्छा भी है। ये तो कहा नहीं जा सकता ना। कुछ गर्म होकर गोरा ने कहा, हमें अच्छे से मतलब नहीं है। दुनिया में 2-4 जने अच्छे रहें तो रहें, पर बाकी सब स्वाभाविक ही रहें तो ही ठीक है। जिन्हें ब्रह्मा बनकर बहादुरी दिखाने का शौक है, अब्रह्मा लोग उनके सब कामों को उल्टा समझकर उनकी निंदा करें, इतना कष्ट उन्हें सहना ही होगा। वे स्वयं भी छाती फुलाकर इतराते फिरें और उनके विरोध भी उन पीछे पीछे वाह वाह करते चलें। ऐसी दुनिया में नहीं होता है। यदि होता भी हो तो दुनिया का कुछ भला ना होता। मैं गुट की निंदा करता हूँ। गुट की निंदा की बात नहीं कहता, व्यक्तिगत। गुट की निंदा कोई निंदा थोड़े ही है। वो तो अपनी अपनी राय देने की बात है। निंदा तो व्यक्तिगत ही हो सकती है। अच्छा साधु महाराज, आपने क्या कभी निंदा नहीं की? अरे की है, बहुत की है, पर उसके लिए मैं लज्जित भी हूँ। दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए गोरा ने कहा, नहीं विनय, ये नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं हो सकता। थोड़ी देर विनय चुप रहा, फिर बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भय किस बात का है? गोरा, मैं साफ देख रहा हूँ तुम अपने को कमज़ोर बना रहे हो। थोड़ा उत्तेजित होते हुए विनय ने कहा, कमज़ोर? तुम जानते हो मैं चाहूँ तो उनके घर अभी जा सकता हूँ। उन्होंने मुझे निमंत्रित भी किया है, पर मैं गया नहीं। गोरा, हाँ, किंतु तुम गए नहीं। तुम इसी बात को किसी प्रकार भूल नहीं पा रहे हो। दिन रात यही सोचते हो कि मैं गया नहीं, मैं उनके घर गया नहीं।
इससे तो हो आना ही अच्छा था। विनय, तो तुम क्या कहते हो? तुम जाने को कह रहे हो? घुटने पर हाथ पटकते हुए गोरा ने कहा, नहीं, मैं जाने को नहीं कहता। मैं तुम्हें यही शिक्षा दे रहा हूँ कि तुम जिस दिन जाओगे उस दिन बिल्कुल पूरे चले जाओगे। अगले दिन से उनके घर खाना पीना शुरू कर दोगे और ब्रह्म समाज के खाते में नाम लिखकर एकदम श्रेष्ठ प्रचारक हो जाओगे। विनय, क्या बात करते हो? और उससे आगे? गोरा, उससे आगे मरने से बड़ी दुर्गति और क्या होगी? ब्राह्मण के लड़के होकर तुम चमारों में जाकर मरोगे। आचार विचार कुछ नहीं रहेगा। दिशाहीन नाव की तरह पूरा पश्चिम की ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तब तुम्हें लगेगा कि जहाज को बंदरगाह पर लाना ही गलत है, संकीर्णता है। केवल बेमतलब बहते रहना ही वास्तव में जहाज चलाना है। किंतु ये सब फिजूल की बकबक करने का उसमें धीरज नहीं। मैं कहता हूँ तुम जाओ। अंधा पतन के पंख की ओर पांव बढ़ाकर खड़े हो। हमें भी क्यों डरा रहे हो? विनय हंस पड़ा। बोला, डॉक्टर के निराश हो जाने से ही तो रोगी हमेशा मर नहीं जाता। मौत सामने खड़ी होने के मुझे तो कोई लक्षण नहीं दिखते। गोरा, नहीं दिखते? विनय, अरे नहीं। गोरा बोला, गाड़ी छूटती नहीं जान पड़ती। नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं लगता कि परोसने वाला हाथ अगर सुंदर हो तो मलेच्छ का अन्न भी देवता का प्रसाद हो जाता है। विनय अत्यंत संकुचित हो उठा। बोला, बस अब चुप हो जाओ। गोरा, क्यों? किसी के अपमान की तो इसमें कोई बात नहीं। सुंदर हाथ कोई अस्पृश्य तो है नहीं। जिस पवित्र कर पल्लव को पराये पुरुषों के साथ शेक हैंड भी चलता है, उसका उल्लेख भी तुम्हें सहन नहीं होता। विनय बोला, देखो गोरा, मैं स्त्री जाति में श्रद्धा रखता हूँ। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री जाति में तुम जैसी श्रद्धा रखते हो, उसके लिए शास्त्रों की दुहाई मत दो। उसको श्रद्धा नहीं कहते हैं। जो कहते हैं यदि वह जबान पर लाऊंगा तो मारने दौड़ोगे। विनय बोला, ये तुम्हारी जाति है। गोरा, शास्त्र स्त्रियों के बारे में कहता है वे पूजा की पात्र हैं क्योंकि ग्रह को दीप्ति देती हैं। विलायती विधान में उनको वो मान इसलिए दिया जाता है कि वे पुरुषों के हृदय को दीप्त कर देती हैं। उसे पूजा कहना ही अच्छा है। विनय बोला, कहीं कहीं कुछ विकृत देखी जाती है। इसी से क्या एक बड़े वर्ग पर एक छोटी छींटे कसना उचित है? अधीर होकर गोरा ने कहा, विनु, अब क्योंकि तुम्हारे सोचने विचारने की बुद्धि नष्ट हो गई है, अतः मेरी बात मान लो। मैं कहता हूँ, विलायती शास्त्र में स्त्री जाति के बारे में बड़ी बड़ी जो सब बातें हैं, उनकी जड़ में है वासना। स्त्री जाति की पूजा करने का स्थान है माता का पद, सती लक्ष्मी गृहिणी का आसन। वहाँ से उन्हें हटाकर उनका जो गुणगान किया जाता है, उसमें अपमान छुपा हुआ है। तुम्हारे मन जिस कारण से पतंगे सा परेश बाबू के घर के आसपास चक्कर काट रहा है, अंग्रेजी में उसे लव कहते हैं। किंतु अंग्रेज की होड़ में इसी लव को ही संसार का चरम पुरुषार्थ मानकर उसकी उपासना करने बैठ जाने से बेहुदापन कहीं तुम पर भी सवार ना हो जाए। चाबुक खाए घोड़े की तरह तिलमिलाकर विनय ने कहा, ओह गोरा, रहने दो, बहुत हो गया। गोरा बोला, अभी बहुत कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। स्त्री और पुरुष को उसकी अपनी अपनी जगह सहज भाव से देखना हमने नहीं सीखा, तभी तो बहुत सी काव्य कला उन पर मर्दी है। विनय ने कहा, अच्छा माना कि स्त्री पुरुष का संबंध जहाँ रहकर सहज हो सकता है, हम प्रवृत्ति की सनक में पड़कर उससे आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह उसे झूठा कर देते हैं। किंतु क्या ये अपराध विदेश का है कि नहीं है? इस संबंध में अंग्रेजी की काव्य कला अगर झूठी है तो हम जो हमेशा कामिनी कंचन त्याग में अंग्रेज की काव्य कला अगर झूठी है तो हम जो हमेशा कामिनी कांचन त्याग को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे भी तो मिथ्या है। मनुष्य की प्रकृति जिन चीज़ों में सहज ही अपने को भुला देती है, उनसे मनुष्य को बचाने के लिए कोई प्रेम के सुंदर पक्ष को ही कवित्व के सहारे सज्जवल कर देता है और उसकी बुराइयों को ढक देता है। तो दोस्तों, जब मैं ये उपन्यास पढ़ रही थी गोरा, और जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए उसको बैठी, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि ये उपन्यास बहुत लंबा है। इसका हर भाग अपने में बहुत लंबा है, इसीलिए मैं हर भाग को 2 पार्ट में अपलोड करूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे।
Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.